साथियों, सम्यक अभियान के 8वें अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत इतिहास की ओर ले जाना नहीं चाहते। जो आप सब लोग जानते हैं, एक जो चर्चा है कि हमारे देश में अनाज की कमी थी, लगातार 60 के दशक में अकाल पड़ रहा था और अमेरिका जो है लाल गेहूं, जो उनके यहाँ इंसान नहीं खा रहे थे, ऐसे गेहूं को भेज दिया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अधिक से अधिक अनाज उत्पादन के लिए अपील की थी और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में समिति बनी थी जो कृषि क्रांति के लिए काम कर रही थी और उन्होंने, स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति का फार्मूला दिया। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने से लेकर के उत्पादित अनाज के विपणन की व्यवस्था सहित कृषि क्रांति के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था और आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतः लागू करने की बात को लेकर किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं। मैं उन मुद्दों पर नहीं जा रहा। उस समय हरित क्रांति की शुरुआत शास्त्री जी के कार्यकाल में हो गई थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था और अचानक शास्त्री जी हमारे बीच से चले गए। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने हरित क्रांति के प्रयासों में तेजी लाई। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने हरित क्रांति का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोधी पार्टियों का आरोप था कि इससे भारत की कृषि भूमि ऊसर हो जाएगी, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बिगड़ेगा, यहाँ बेल्जियम जैसे देश से बीज आएंगे, उन बीजों के अनुकूल यहाँ की धरती नहीं है, रासायनिक खाद कीटनाशक आदि का उपयोग होगा और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप थे। अड़ंगा बहुत लगाया जा रहा था, आंदोलन संसद से लेकर सड़क तक चल रहा था, लेकिन इंदिरा जी ने कृषि क्रांति के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। सॉइल टेस्ट के लिए लैब बनाए गए, कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए, कई प्रयास हुए। लगातार प्रयासों का नतीजा था कि उनका परिणाम सन 1966 से
शुरू हुए प्रयास और परिणाम 1980 के आसपास आने शुरू हुए थे। और आज हम आप सब लोग देख रहे हैं कि 1980 से पूर्व का जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन जो था, उससे हम 10 गुना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। खाद्यान्न के मामले में अब भारत आयात तक सीमित नहीं बल्कि निर्यात करने लगा है। लेकिन आज मैं कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की बात करने जा रहा हूं। हमारे किसान संगठन या अन्य राजनीतिक दल ये कह सकते हैं कि अभी हरित क्रांति के लिए जो भी रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग की थी, उस पूरी रिपोर्ट का ही क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। लागत के अनुपात में एमएसपी नहीं दी जा रही है और ये कौन सी नई कृषि क्रांति की बात कर दिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है नई कृषि क्रांति पर चर्चा करने का, प्लान बनाने का और क्रियान्वयन करने का। क्योंकि जरा सोचिए, रामलाल के पास 50 एकड़ जमीन थी। रामलाल के 4 लड़कों में वह जमीन बंटती है और 12.5 एकड़ आ जाती। अब रामलाल का वह लड़का गया प्रसाद, जिसके खाते में 12.5 एकड़ जमीन आई थी, 80 के पहले की बात है, जब परिवार नियोजन के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे और गया प्रसाद के 6 लड़के हैं। उन 6 लड़कों में 2-2 एकड़ जमीन बची और अब गया प्रसाद के उन लड़कों के भी 2-2 लड़के हैं, तो 1-1 एकड़ के भूस्वामी हुए उनके पोते। और अब जमाना रामलाल के पड़पोतों तक पहुंचा है और उनके पास 1-1 एकड़ जमीन है। जो रामलाल 50 एकड़ का स्वामी था, उसके परपोते के पास में मात्र 1 एकड़ या 1.25 एकड़ जमीन है। अब वो 1 या 1.25 एकड़ जमीन में आधुनिक पद्धति से कृषि कैसे कर सकता है, ये कैसे संभव है, ये सोचने की बात। जो मूल कृषक है उनके साथ यही समस्या है। जो इलाकेदार थे या और किसी कारण से बड़े भूस्वामी थे, जिन्होंने उस समय के शीलिंग एक्ट को भी नकार दिया था और उस शीलिंग एक्ट से भी बचते बचाते अपनी जमीन बचाने का प्रबंध कर लिया था, उन जमींदारों की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन उस समय के अच्छे किसान आज उनकी जो संतान हैं वो 1 एकड़ 1.25 एकड़ तक पहुंच गई है और उनसे हम आधुनिक खेती की उम्मीद नहीं कर सकते। उनको कृषक सम्मान निधि के नाम से भले ही सरकार साल भर में 12,000 रुपये देने की बात करे, जरा जाके देखे कि वो अब सचमुच कृषि पर निर्भर है या नहीं है, वो कृषक है या नहीं है, ये सोचने की बात है। वो कृषक नहीं है, वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, या हो सकता है सरकारी नौकरी में चले गए हों, या हो सकता है और कोई कारोबार कर रहे हो। तो सरकार की योजना जो कृषक सम्मान निधि है, वो भी आज की तारीख में
अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत है। उस योजना को बनाते समय धरातल का अध्ययन नहीं किया गया है। जिसको लाभ मिल रहा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आप जिसको लाभ देना चाह रहे हैं क्या वो किसान हैं, ये सोचने की बात है। तो हम किसान का सम्मान कैसे बढ़ा रहे हैं? हम नई कृषि क्रांति के लिए क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास कोई उपाय नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान संगठन भी जब आंदोलन करते हैं तो हमको दाम सही नहीं मिल रहा है, फिर इसके आगे बात चलती है तो कृषि ऋण माफ करने की बात आ जाती है, सब आती है, लेकिन ये जो वास्तविक समस्या, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जमीन का विस्तार आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो सकता। जमीन का विभाजन हो सकता है, विस्तार नहीं। विभाजन हो गया है। अब क्या करें? इन परिस्थितियों में क्या करें कि किसान का बेटा या तो किसान बना रहे या उसकी जो भूमि है वो कृषि कार्य में ही चलती रहे। इसके लिए कुछ तो सोचना होगा। तो हमने प्लान बनाया। सम्यक अभियान की जब से शुरुआत हुई है तब से हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। ये कृषि क्रांति के लिए है, हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि वर्तमान दौर में जो बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों के बच्चे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हुए हैं और किसान के पास अब कृषि भूमि कृषि कार्य के लायक नहीं बच पाई है और उस जितनी भूमि बची है उस पर निर्भर होकर अपनी वो आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, इस पर यह चिंतन है। तो माना कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के किसान, यदि 1000 किसानों को हमने एक साथ जोड़ा तो वो 1000 या 1500 एकड़ जमीन हो जाती है और उस जमीन के लिए कृषि कार्य हेतु आधुनिक पद्धति से पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है तो निश्चित रूप से कृषि क्रांति आ सकती। लेकिन यह विदेशी पैटर्न का औद्योगिक कृषि फार्मूला नहीं है, यह सामुदायिक कृषि फार्मूला हो सकता है। सामुदायिक कृषि अर्थात 1 एकड़ का किसान भी सामुदायिक पद्धति से उस कृषि फार्म का सदस्य होगा, उस सोसाइटी का सदस्य होगा और उसके लिए जो उत्पादन होगा उस उत्पादन में उस समय की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके अनुसार उसे लाभ दिया जाएगा और यदि उससे अधिक कीमत आती है तो उसका बोनस भी दिया जाएगा। पूर्ण पारदर्शी सिस्टम होगा। लेकिन अब बात आती है कि ऐसे बड़े बड़े कृषि फार्म बन जाएंगे तो क्या ये परंपरागत पद्धति से खेती की जाएगी कि धान की खेती कर रहे हैं तो हम धान की ही करेंगे, इस धान की खेती के बाद में फिर गर्मी का समय जाए तो रबी के नाम से फिर धान की करेंगे। ये हमारे कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धान की खेती के बाद फिर धान की खेती की जाएगी तो वो भूमि, उसकी उर्वरता प्रभावित होती है। कृषि वैज्ञानिकों ने पहले का फार्मूला था, हो सकता है आज ना मानते हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली के दाल वर्ग के उत्पादन को जोर दिया था। चने में बोला गया था कि उसके जड़ में एक गांठ होती है और जिससे नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, जमीन की उर्वरता बढ़ती है। तो ऐसे कई फार्मूले थे जिसमें बदल बदल कर खेती करने का प्रावधान था। लेकिन अब जिस पास सिंचाई का साधन हो गया है तो पहले भी धान पैदा करता है, बाद में भी धान पैदा करता है। तो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है। इस सिस्टम को सही करने के लिए सामुदायिक कृषि पद्धति को अपनाने की जरूरत है। लेकिन इस सामुदायिक कृषि पद्धति को हम आने वाली पीढ़ी की बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बेरोजगारी की समस्या का निराकरण कृषि कार्य में भी ढूंढ रहे हैं
और ये कैसे संभव है? जब कृषि उत्पादन, वहां की भूमि में क्या उत्पादन हो सकता है उसका आकलन करते हुए वहां के उत्पादन को प्रोसेसिंग करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भेजने की व्यवस्था हो। मतलब हमारा जो कृषि फार्म 1000 एकड़ 2000 एकड़ का जो बने, जिसमें बहुत अधिक किसान हैं, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, उसका एग्रीमेंट उस उद्योग के साथ हो जो प्रोसेसिंग करे, और उस उद्योग और उसके बीच में उत्पादन को लेकर के शर्त तय हो कि वो कैसे खरीदेंगे, और उससे उनकी एक आय निर्धारित होगी। इससे किसान के बच्चों को संबंधित उद्योग में भी काम करने का अवसर मिलेगा, अपने कृषि कार्य में भी भागीदारी होगी, और तो और किसान के बच्चे आयात निर्यात के कारोबार तक में जुड़ेंगे। एक नई क्रांति आएगी, पद्धति पूरी बदल जाएगी, और इसकी जरूरत है। मैंने कई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन राजनेताओं से बात किया और उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ा कठिन काम है, किसान तत्काल लाभ चाहता है, ये क्या इसके लिए तैयार होंगे? हमने बोला बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो चुकी है। वे भी जानते हैं कि 1 एकड़ 1.25 एकड़ में हम आधुनिक खेती नहीं कर सकते, और वो कई बार उस जमीन को अधिया बटई क्या क्या सिस्टम बोलते हैं उसमें दे देते हैं, चले जाते हैं, और वो जो पुराने पद्धति से हो रही तो उनको उसका बराबर लाभ नहीं मिल रहा है, वो सब जानते हैं। तो इससे ये नई क्रांति ही आ जाएगी। जिस नव क्रांति का स्वप्न हम देख रहे हैं वो आएगी, सम्यक विकास तय होगा। तो सम्यक विकास और नव क्रांति के लिए नई कृषि क्रांति की आवश्यकता है, और इस नई कृषि क्रांति के लिए जो हमारा उपक्रम है, जो योजना है, इसका नाम है इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। मतलब ऐसी कम्युनिटी फार्मिंग जो उद्योग पर केंद्रित रहेगी, डिपेंड नहीं रहेगी, केंद्रित रहेगी, कि हम इस उत्पादन के अनुरूप उद्योग स्थापित करेंगे, और वो उद्योग और वो कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तब जाकर हम न केवल नई कृषि क्रांति बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ साथ सम्यक विकास और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के भावों के अनुरूप नव क्रांति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।